Hello students, I am Samrat Ghosh from the Department of Electronics and Communication Engineering, Sister Karatiwad Bhopal. I am the instructor teacher for your subject Analog Electronics in your third semester course. So before starting the course, we shall go through the syllabus of the uh, subject provided by the university. So how many of you understand in English? Okay, I shall continue in Hindi also. सो आपका जो सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको पढ़ने के पहले हमें एक बार आरजीबी के सिलेबस में जाना पड़ेगा और एक बार सिलेबस को देखना पड़ेगा हम इस सिलेबस में क्या क्या है। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है, योर फर्स्ट यूनिट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डायोड. So in which we will study about various diodes, how many types of diodes are there, what are their working parameters, where they are used, and what are their applications. In your unit 2, it consists of transistors. जो आपकी unit 2 है, वो basically deal करती है किसके साथ में, transistors के साथ में, कि transistor क्या होते हैं, transistor का construction कैसे होता है, उनकी working operation क्या होती है, वो कैसे काम करते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या होता है, या फिर उनको हम कहाँ पे किस जगह पे यूज कर सकते हैं। अब जो इसके बाद के जो आपके यूनिट है, मतलब जो आपका यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 या फिर जो आपका यूनिट नंबर 5 है, वो जो है बेसिकली डील करता है आपके डायोड और ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन के साथ में या फिर वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस के साथ में। सो बेसिकली देयर आर two main things you have to understand in this syllabus, that is basically diodes and transistors. After that, in unit 3, unit 4 and unit 5, you have to deal with the various applications or various configurations of diode and transistor. So we are starting with our unit first. That unit first deals with diodes. So before moving on to your unit number 1, diodes, first we should understand what this analog electronics means. मतलब हम अपना जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट पढ़ने के पहले या फिर उसको स्टार्ट करने के पहले हमें ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जो हमारा ये सिलेबस है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्चुअली इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के ऊपर जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सो बेसिकली आपके पास में क्या है, आपके पास में दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है आपका एनालॉग, दूसरा वर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। सो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये एक एब्रिविएशन है, दो वर्ड्स को मिलके ये बना हुआ है। बेसिकली जो आपके वर्ड्स हैं वो वर्ड्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन और उसके साथ में प्लस एक्स। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तो आप समझते हैं इलेक्ट्रॉन क्या चीज है। अब बच गया था आपके पास में, अब बचा आपके पास में x। तो बेसिकली ये जो आपका x है ये एक ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड का जो मीनिंग है उसका मीनिंग है मोशन। सो जो आपका वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली अगर हम बात करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं, या फिर जो वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ये कहना चाह रहा है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली जो आपका वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आपकी पहली लाइन क्लियर हो गई। अब जो आपकी नेक्स्ट लाइन है, आपकी नेक्स्ट लाइन बोल रही है एनालॉग, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे, इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम्स, बिकॉज़ अभी तो आप क्या पढ़ रहे हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, बट इन फ्यूचर आपके सिलेबस में डिजिटल सिस्टम्स भी आएंगे। तो उस कंडीशन में आपको ये दोनों मालूम होना चाहिए, या फिर दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि एनालॉग और डिजिटल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एनालॉग की, तो एनालॉग मतलब क्या है, कंटीन्यूअस, या फिर डिजिटल का मतलब क्या है, डिस्क्रीट और डिसकंटीन्यूअस। कहने का मतलब सीधे सीधे इतना है, एक सिग्नल या फिर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो क्या है, कंटीन्यूअस। एक बार आपने स्विच को ऑन करा, जब तक आप स्विच को बंद नहीं करेंगे तब तक वो कंटीन्यूअसली आपको एनर्जी देती रहेगी। देयर विल बी नो ब्रेकआउट, वो बीच में रुकेगी नहीं, वो बीच में खत्म नहीं होगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं,
एनालॉग सिग्नल्स या फिर कंटिन्यूअस सिग्नल्स। अगर आप अपन इसके एग्जांपल की बात करें, जो एग्जांपल आपको शायद पहले देखे भी हों, तो आप देखेंगे ये मैंने क्या किया है, बोर्ड पर एक साइनोसॉइडल सिग्नल बनाया है आपके लिए, जिसका स्टार्टिंग कहां से हो रही है, जीरो से, ओरिजिन से, और टाइम एक्सिस के ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो उसके बाद में अगर हम वोल्टेज को प्लॉट करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि जो आपका सिग्नल है वो कैसा है, एक कंटीन्यूअस सिग्नल है जो जीरो से स्टार्ट हुआ और ये चलता रहेगा। जैसे मेरा सिग्नल तो यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन आपका जो सिग्नल है, आपका ये सिग्नल खत्म नहीं होगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप क्या नहीं करते, स्विच को ऑफ नहीं करते। तो इस टाइप के जो सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल क्या कहलाते हैं, आपके एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पोर्शन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनालॉग सिग्नल्स। जो दूसरी टाइप के सिग्नल है, दूसरी टाइप के सिग्नल आपके कैसे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल या फिर डिस्क्रीट सिग्नल। तो आपके डिस्क्रीट सिग्नल कैसे हैं, जो कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस, या फिर जो हम बोलते हैं कि ये पोर्शंस में आपको मिलते हैं। अगर मैं एक डिस्क्रीट सिग्नल बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये जो एग्जांपल आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये एग्जांपल कैसा है, ये एक डिस्क्रीट सिग्नल का एग्जांपल है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये आपका सिग्नल जीरो पे स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है, इतने से लेके इतने सेक्शन तक आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड क्या मान लेता हूं, इसके एम्पलीट्यूड में a मान लेता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट t1 पॉइंट के ऊपर में जाकर आप देखते हैं कि जो आपका सिग्नल है वो कौन से एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाता है, वो a एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाता है। और ये a एम्पलीट्यूड को कब तक मेंटेन करता है, ये a एम्पलीट्यूड को मेंटेन करता है पॉइंट t2 तक। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में एक सिग्नल है, ठीक है, उस सिग्नल, वो जो सिग्नल है वो टाइम t1 से लेकर t2 तक इतने ड्यूरेशन में उसका एम्पलीट्यूड कितना है, जैसे पहले उसका एम्पलीट्यूड 0 था, अब उसका एम्पलीट्यूड कितना है, a। ठीक, अब नेक्स्ट आप देखेंगे t2 पॉइंट पे जैसे ही पहुंचता है वैसे ही इसकी वैल्यू वापस से क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, t3, तो आप देखेंगे कि t2 से लेके t3 तक इसकी वैल्यू क्या हो गई, फिर से 0 हो गई। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी वैल्यू क्या हो गई, वापस से 0। और फिर से जब आप t3 पॉइंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो सिग्नल है वो कहां पहुंच गया, वापस से a एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया। और अगर आपका जो टाइम टेकन है वो कितना है, 4t4। तो हम क्या बोलेंगे, t3 से लेके t4 तक इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वापस से a। तो अगर मैं इस टोटल सिग्नल की बात करूं, जैसे अगर मैं बात करता हूं कहां से कहां तक, 0 से लेके t4 पॉइंट तक, तो 0 से लेके t4 पॉइंट तक जो आपका सिग्नल है, 0 से लेके t1 तक उसकी वैल्यू है 0, t1 से लेके t2 तक उसकी वैल्यू है a, t2 से लेके t3 तक उसकी वैल्यू है 0, देन t3 से लेके t4 तक उसकी वैल्यू है वापस से a। तो ये जो सिग्नल है ये किसका एग्जांपल है, ये एक डिजिटल सिग्नल का या फिर एक डिसकंटिन्यूअस सिग्नल का एग्जांपल है। तो बेसिकली अब हमको दोनों सिग्नल क्लियर हो गए कि आपका डिजिटल सिग्नल क्या है और आपका एनालॉग सिग्नल क्या है। तो आपके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है या फिर जो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये क्या करने वाला है। आपका पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो एनालॉग सिग्नल्स को अप्लाई करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। मतलब हमको ये देखना है what is the effect on movement of electrons on applying a analog signal over it। अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में बात करूं तो इस पूरे के पूरे सिलेबस में हमको क्या स्टडी करना है, हमको स्टडी ये करना है कि जब हम एक एनालॉग सिग्नल अप्लाई करते हैं किसके ऊपर में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, तो उसके मोशन पे क्या फर्क पड़ता है या फिर उसके मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है ये इसी टाइप से डिजाइन है, ऑन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी कड़ी में जो आपका सबसे पहला यूनिट है वो डील किससे करेगा, डायोड्स के साथ में। और इस पूरे के पूरे सिलेबस का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक
वो क्या है आपका पीएन जंक्शन डायोड। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब इस पीएन जंक्शन के अंदर में हम लोग ये जो चीजें आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रही हैं, आपको पूरा का पूरा पीएन जंक्शन में इन 9 चीजों की स्टडी करनी है, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका पीएन जंक्शन क्या होता है, सेकंड है आपका व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, थर्ड क्या है आपका डिप्लीशन लेयर, सो व्हाट इज डिप्लीशन लेयर, हाउ इट इज फॉर्म, हाउ इट इज वर्किंग एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एनालॉग सिग्नल ओवर डिप्लीशन लेयर। नेक्स्ट आपका है पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, जंक्शन कैपेसिटेंस, क्या वहां पर कोई कैपेसिटेंस भी होता है, पीएन डायोड क्या होता है, बाइसिंग क्या होती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीआई डायोड क्या होता है, पीएन डायोड क्या होता है, और सबसे आखिरी में क्या है आपका करंट इक्वेशन। तो इसको स्टार्ट करने के लिए बेसिकली हमको किससे डील करना है, दो टाइप के मटेरियल से डील करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल। तो जैसा कि आप लोगों ने आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी और इसके अलावा आपने आपके क्लास 12 में भी पढ़ा होगा कि जो प्योर मटेरियल है, जो मटेरियल हमको नेचुरली यहाँ पे धरती से मिलता है, द मटेरियल व्हिच वी कैन ब्रिंग फ्रॉम आवर अर्थ, वो क्या है आपका प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम। लेकिन जो आपका प्योर सिलिकॉन और जो आपका जर्मेनियम है, ये क्या है आपके नेचुरल मटेरियल्स, या फिर इसकी जो कैटेगरी है, इसकी कैटेगरी क्या है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। इनको जब तक कि आप एक हाई वोल्टेज का करंट सोर्स या फिर काफी ज्यादा एनर्जी या फिर काफी ज्यादा टेम्परेचर जब तक आप प्रोवाइड नहीं करते, तब तक ये क्या नहीं कर सकते, तब तक ये अपने अंदर में से करंट फ्लो नहीं कर सकते। तो to enhance the properties of a natural material, that is silicon or germanium, we go through a process of doping। आपने शायद इसका नाम सुना हो पहले इसके लिए। डोपिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं किसके अंदर में, नेचुरल सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के अंदर में। तो अब ये डोपिंग क्या चीज है, डोपिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ नेचुरल मटेरियल। तो अब ये इम्प्योरिटीज कैसी होती हैं, सो बेसिकली द इम्प्योरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एंड सेकंड वन इज द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है, वो एटम्स या फिर वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पेंटावेलेंट का मतलब क्या है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जैसा कि आपको मालूम है सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सपोज करिए आपने क्या किया, सिलिकॉन के साथ में आपने क्या मिला दिया, एक ऐसा मटेरियल मिला दिया जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या फॉर्म करेगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या फॉर्म करेगा, पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल का मतलब क्या है, एक ऐसा एटम जिसके की आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 + 3 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन की क्या है डेफिशिएंसी है। सो ये हमेशा कोशिश करेगा, इट ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर सोर्स। इसकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि ये किसी और सोर्स के थ्रू क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले ले और अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करे। सो दिस इज बेसिकली नोन एज द पी टाइप मटेरियल। एंड नाउ ऑन द अदर हैंड, सपोज with silicon we are not adding trivalent impurity. What we are adding, we are adding a pentavalent impurity. So the resulting material will be a n type material, because 4 electrons of silicon and 4 electrons of that atom will complete the shell, and after completing the shell also it is having one more extra electron, so it will always try to donate that electron and become stable। मतलब सीधी सी बात ये है कि जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन
सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन आपके उस मटेरियल के पेंटावैलेंट मटेरियल के, ये तो क्या करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर लेंगे। अब बचा शेल, क्योंकि कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स पे। अब लेकिन उसके बाद भी वहां पर क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस मटेरियल की, मतलब जो आपका एन टाइप मटेरियल है, इस एन टाइप मटेरियल की टेंडेंसी ये रहती है कि वो क्या करे, इस इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी हो सके डोनेट कर दे। डोनेट करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। उसके पास जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसके पास में एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है आपके पास में दो टाइप्स ऑफ मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सिंबल्स। अब जैसे मैं यहाँ पे अकेला पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल लिख के अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। मतलब हमें क्या चाहिए, कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए जिससे कि हम लोग क्या कर सके, चीज को समझ सके। तो हमने क्या किया, नोमेनक्लेचर किया है, हमने क्या किया डायग्राम्स को कुछ नाम दे दिया है। अब हमने नाम कैसे दिया है, यहाँ पे देखिए आप, आपको एक बड़ा गोला दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक छोटा गोला दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एटम विद होल। एटम विद होल का मतलब क्या है, पी टाइप। एक एटम जिसके पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम के ऊपर में एक होल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप मटेरियल। जो आपका दूसरा टाइप का नोमेनक्लेचर है किस टाइप का है, वो है एक एटम और एटम के ऊपर में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा है, आपका एन टाइप मटेरियल। ये कैसा मटेरियल है, ये आपका एन टाइप मटेरियल। इसमें क्या है, इसमें जो आपका एटम है उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके पास में क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो वो क्या करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है। तो बेसिकली क्या होगा, दो टाइप के नोमेनक्लेचर होगा, एक आपका एटम के साथ में होल और एक आपका एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है, हमको एक पी टाइप मटेरियल का स्लैब लेना है और हमको एक एन टाइप मटेरियल का स्लैब लेना है। स्लैब लेने के बाद में हमें क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। लेकिन कंबाइन करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम लोग नॉर्मल किसी चीज को लकड़ी देखो हमने उसको ठोक के जोड़ दिया, या फिर अगर कोई दो लोहे की चीज है तो हमने उसको पकड़ के बेल्डिंग कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए अलग से स्पेसिफिक प्रोसेस है जो आपके सिलेबस में नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर आप ये चीजें पढ़ें आपके किसी दूसरे कोर्स के अंदर में। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफाइड प्रोसेसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस पी टाइप मटेरियल और ये जो एन टाइप मटेरियल है इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल को हमने क्या किया, लाके दोनों को कंबाइन कर दिया। तो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस टाइप पे क्या है, इस तरफ क्या है आपका पी टाइप मटेरियल है और इस तरफ क्या है आपका एन टाइप मटेरियल। और हमने भी क्या किया, हमने इन दोनों को लाके सिर्फ जोड़ दिया। ठीक, अभी सिर्फ जोड़ा है, इसके आगे की जो घटनाएं हैं वो मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगा। जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कांटेक्ट दिस डायग्राम हैज बीन मेड। मतलब जब वो दोनों आके मिले उस टाइम पे मैंने क्या किया, सपोज करिए मैंने वहां पे फोटो खींची, तो जो मैंने फोटो खींचा तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि इस तरफ एक पी टाइप मटेरियल है, उस तरफ एक एन टाइप मटेरियल, दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब इसके बाद में आप देखते हैं नोमेनक्लेचर जैसे मैंने आपको दिखाया था, एटम विद होल, एटम विद होल, एटम विद होल, एटम विद होल, लेकिन आपको क्या दिखाई देगा कि एटम विद इलेक्ट्रॉन लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका पी टाइप मटेरियल है, आपके पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, आपके होल्स। लेकिन सेम उसी पी टाइप मटेरियल में जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पी टाइप मटेरियल में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, आपके इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्या है आपका एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल में जो आपका मेजॉरिटी है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसमें जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है, होल्स। तो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका एटम विद इलेक्ट्रॉन, एटम विद इलेक्ट्रॉन, एटम विद इलेक्ट्रॉन, लेकिन बीच में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक एटम विद होल भी है। तो लेकिन ये किसमें है, माइनॉरिटी चार्जेस हैं, बहुत ही कम संख्या में है। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल वे में, तो अगर ये जो एटम विद होल या फिर एटम विद इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनकी वैल्यू अगर 10 टू द पावर 10 है, तो जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कितने होंगे, हार्डली 1000। ठीक है, तो रेशो आप सोच सकते हैं कि बहुत ही छोटा, बहुत इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर।
ठीक है। अब हम इसके आगे के प्रोसेस पे जाते हैं कि जब हमने इनको दोनों को आपस में मिला दिया, पीएन जंक्शन डायोड को, इन दोनों को क्या करेंगे, पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल को दोनों को मिला दिया, टच कर देंगे आपस में। जब आप टच करोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो एन टाइप मटेरियल है इसके अंदर में यहाँ पे जो लेयर है इन सब एटम्स के पास में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे जो लेयर है इन सब के पास में क्या है, एक एक प्रोटॉन। तो जो सबसे पहली चीज ये कोशिश करेगा कि मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को ले लूं, और ये कोशिश करेगा मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे दूं। तो सबसे पहले क्या होगा, जंपिंग। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एटम से इस एटम के ऊपर में जंप कर जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही कहां पर होगा, इस जगह पे होगा, सेम ऐसे ही इस जगह पे होगा, सेम ऐसे ही इस जगह पे होगा, सेम ऐसे ही इस जगह पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, जंपिंग, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहली चीज क्या है, जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन। तो the process of movement of electrons from n-type material to p-type material is known as recombination। एक प्रोसेस जिसमें कि एन टाइप मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स निकल कर कहां चले जाते हैं, पी टाइप मटेरियल के अंदर में, जहां पे होल है, जहां पे खाली जगह है, उस खाली जगह पे बैठ जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो ये आपको याद रखना है हमेशा कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जब भी आप पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को साथ में लेकर आते हैं, उनको टच करते हैं या फिर एक जंक्शन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो जो आपका एन टाइप मटेरियल है, उस एन टाइप मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहां आते हैं, आपके पी टाइप मटेरियल के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। लेकिन इस रिकॉम्बिनेशन के बाद में ये जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम चेंज हो जाएगा। अब ये डायग्राम आपका कैसे चेंज हो जाएगा, ये डायग्राम आपका कैसे चेंज हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। तो आपको दिखाई देगा कि जो एन साइड की लेयर है, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ। ये डॉटेड लाइन जो है, इस डॉटेड लाइन के इस तरफ क्या था, आपका एन टाइप मटेरियल था, मतलब ये जो जहां आपको प्लस दिखाई दे रहे हैं, इस जगह के ऊपर क्या था, वो एटम थे जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन था। ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन के इस तरफ जो आपको एटम्स दिखाई दे रहे हैं, इनके पास में क्या था, एक होल था। लेकिन अब हुआ क्या, जब हमने इन दोनों को मिलाया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला गया, इस तरफ चला गया। ऐसी सेम इस पूरी की पूरी लेयर में हुआ। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर फॉर्म हुआ आयन, और यहां पर क्या फॉर्म हुआ, आयन। लेकिन जो पी टाइप मटेरियल था, उसके अंदर में जो आयन फॉर्म होता है, वो आयन कैसा फॉर्म होता है, वो एक नेगेटिव आयन फॉर्म होता है। क्यों नेगेटिव आयन फॉर्म होता है, क्योंकि नेचुरली उसके पास में वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन उसके पास में बाहर से आया है, ठीक है। और जो आपका एन टाइप मटेरियल है, इसका जो एटम है, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि नेचुरली इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है, लेकिन उसका वो इलेक्ट्रॉन चला गया, या फिर उसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट हो गया। इस सेक्शन में आपके पास में क्या है, आयंस ही आयंस है, यहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इमोबाइल आयंस और नेगेटिव इमोबाइल आयंस, मतलब वो आयंस जो हिल नहीं सकते। अब बात ये आती है इसके बाद में कि क्या फर्दर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी एनर्जी है कि वो जंप करके यहाँ पर आए, उसके बाद यहाँ पर आए, और उसके बाद यहाँ पर आए, अगर उसके पास में इतनी एनर्जी है कि वो इतना मूवमेंट कर सकता है, तो वो चला जाएगा। अगर उसके पास में इतनी एनर्जी नहीं है तो फर्दर फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ये क्या हो जाएगी, एक स्टेबल स्टेट कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, एक स्टेबल स्टेट कंडीशन हो जाएगी। और ये जो स्टेबल स्टेट कंडीशन है,
और ये जो एक स्टेबल स्टेट कंडीशन है, इस स्टेबल स्टेट कंडीशन में ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस सेक्शन में क्या नहीं होगा, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होगा। तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं किससे, डिप्लीशन लेयर से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, अगर हम डिप्लीशन लेयर को डिफाइन करने की कोशिश करें तो द रीजन विच इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स या फिर द रीजन विच इज वेकेंट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं वो एरिया जिसमें कि कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है या फिर जो फ्री चार्ज कैरियर से खाली है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो इतना सेक्शन है, ये इतने सेक्शन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। और ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, इस सेक्शन को हम लोग बुलाएंगे किससे, डिप्लीशन लेयर के नाम से। ठीक है, सेकंड जो आपका थर्ड पॉइंट था, ये आपका थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया इस जगह के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, अब हम फर्दर आगे डिफाइन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे आयन फॉर्म हो चुके हैं, तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतना सेक्शन, इतने सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन है और इसके अंदर यहाँ पर एक नेगेटिव आयन है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लीशन लेयर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा यहाँ से मतलब नहीं है, इस केस से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स टू अ नेगेटिव सोर्स। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस तरफ यहाँ पर पॉजिटिव होना पर है, इस वाली साइड पे पॉजिटिव और इस वाली साइड पे क्या है, नेगेटिव आयंस। मतलब अगर मैं क्या करूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने की कोशिश करूं, मैं क्या करता हूं, इस सेक्शन को उठा के यहां बाहर ले आता हूं। तो अगर मैं इस सेक्शन को उठा के यहां बाहर ले आता हूं तो मुझे दिखाई देगा कि इसके अंदर में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है, किसकी वजह से, इमोबाइल आयंस की वजह से, और जिसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम एन टाइप साइड टू पी टाइप साइड। क्योंकि ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये क्या है आपका डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर के इस तरफ क्या है आपका एन टाइप मटेरियल और इस डिप्लीशन लेयर के इस तरफ क्या है आपका पी टाइप मटेरियल। तो आप देखेंगे इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है जिसकी डायरेक्शन क्या है, एन टाइप मटेरियल टू पी टाइप मटेरियल, मतलब इस डायरेक्शन। ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको पीएन जंक्शन डायोड के टर्म्स में जब हम डिफाइन करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो ये जो आपका पोटेंशियल बैरियर बेसिकली ये क्या है, पोटेंशियल बैरियर इज बेसिकली अ पोटेंशियल व्हिच इज डेवलप्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन द इमोबाइल आयंस। ठीक है, मतलब जो इमोबाइल आयंस है आपके पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं। अब ये जो मटेरियल है, अगर ये मटेरियल आपका जर्मेनियम का बना हुआ है तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.3 वोल्ट्स। और अगर आपका मटेरियल कौन सा है, अगर आप सिलिकॉन का मटेरियल यूज कर रहे हैं, अगर आपने इस डायोड को बनाने में सिलिकॉन का मटेरियल यूज करा है तो इसमें जो आपका पोटेंशियल बैरियर है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.7 वोल्ट्स। तो ये आपको हमेशा याद रखना है थ्रू आउट द सिलेबस, थ्रू आउट योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, के आपका जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.3 वोल्ट्स एंड योर सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर कितना है, 0.7 वोल्ट्स। ठीक है, ये कवर हुआ आपका। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, जंक्शन कैपेसिटेंस। तो मैं दोबारा से दिखाता हूं, वही डायग्राम लेता हूं, यहाँ पे आयंस है।
ठीक है, ये कौन सा आयन है? ये आयन है आपके नेगेटिव आयन सारे। यहाँ पर कौन सा है? पी से पी मटेरियल है, यहाँ पर कौन सा? एन मटेरियल। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? डी। तो क्या आपको ये कैपेसिटर की तरह दिखाई दे रहा है? कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? दो प्लेट्स होती हैं, तो दोनों प्लेट्स के एक साइड पर क्या होते हैं? सारे के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आयंस आ जाते हैं, और दूसरी साइड पर क्या होते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर का हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमारा फॉर्मूला क्या था? C is equal to epsilon naught A upon D। तो C का रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, C रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कैपेसिटेंस। एप्सिलॉन नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री एयर। ठीक है, जैसे हमारे पास तो यहाँ पे आयंस भरे हुए हैं इसके अंदर में, लेकिन मान लीजिए अगर ये खाली होता, दो प्लेट्स के बीच में अगर हवा होती, तो वहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया, जो मेरा जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। अगर मैं इसको घुमा दूं, उसका भी वैसे कर दूं, तो ये जो एरिया आपको दिखाई देगा, ये एरिया क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया, और ये डी का रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसके अंदर हवा भरी हुई होती है, मतलब उसके अंदर कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके पास में क्या है ना? आयंस है, और बेसिकली जो मटेरियल है ये या तो सिलिकॉन का है या फिर किसका है? जर्मेनियम का मटेरियल। तो यहाँ इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, और चेंज होके आपको क्या मिल जाएगी? कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी। वो चेंज क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ये आपका नया फॉर्मूला है, जिससे कि आप क्या निकाल सकते हैं? कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ई आर एप्सिलॉन आर क्या हो गया आपका? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? कौन सा मटेरियल आपने यूज करा है? आपने सिलिकॉन यूज करा है या फिर आपने जर्मेनियम यूज करा है। ठीक है, ए क्या हो गया आपका? एरिया। डी क्या हो गया आपका? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस भी एग्जिस्ट करता है, कहां पर? डायोड के अंदर में, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जंक्शन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये वाला चीज भी आपकी क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। अब इतना सब कुछ होने के बाद में ये क्या हो गया? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सप्लेन पीएन जंक्शन, लेकिन अगर उसने पीछे डायोड वर्ड का यूज नहीं करा है, तो लेक्चर की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन करा है वो पूरा एक्सप्लेन करना है। आप वहां पे डायोड की कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको अभी तक पढ़ा रहा था, ये क्या है? आपका प्लेन पीएन जंक्शन। ठीक, अब लेकिन हमको क्या करना है? इसको लेबोरेटरी के बाहर एक यूजेबल फॉर्म में लेकर आना है, ताकि हम इसको यूज कर सकें किसी जगह के ऊपर। क्योंकि अगर मैं उसको पिघला हुआ सिलिकॉन और पिघला हुआ जर्मेनियम को दे देगा, तो क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ? मैं उसको यूज नहीं कर सकता। तो मुझे उसको यूज करने के लिए यूजेबल फॉर्म में मुझे लेके आना पड़ेगा, जिसको कि मैं क्या कर सकूं? बाहर कहीं पे यूज कर सकूं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कैप्सूल के अंदर में क्या करते हैं? ये जो पूरा का पूरा हमारा डायोड था, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, इसको हम लोग पैक कर देते हैं और उसमें से दो टर्मिनल बाहर निकाल लेते हैं। पी टाइप के साइड पे जो टर्मिनल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। और जो एन टाइप के साइड पे जो टर्मिनल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, तो अब ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका पीएन जंक्शन डायोड। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या होगी आपकी? पीएन जंक्शन डायोड। इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल कैसा होता है? जैसे हर जगह तो हम ये डब्बा नहीं बना सकते कि हम हमेशा एक बॉक्स बना के पी और एन लिखे वहां पे हर जगह पर। तो इसका सिंबल जो है, इसका सिंबल कैसा है? यहाँ पर क्या है आपका? एनोड, और यहाँ पर क्या है आपका? कैथोड। ठीक है, ये जो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो एरो हेड है, जो आपको एरो हेड दिखाई दे रहा है, ये एरो हेड क्या शो करता है? नेचुरल डायरेक्शन
of current flow, मतलब इस डायोड में से जब भी कभी करंट फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, वो हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, एनोड से लेके कैथोड तक। तो ये जो हमेशा आपका जो ये पॉइंटर टिप आपको दिखाई दे रहा है, ये कहां से कहां रहेगा, ये हमेशा एनोड से लेके कैथोड की साइड पे रहेगा। और ये जो आपको एक बीच में वॉल दिखाई दे रहा है, ये वॉल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पोटेंशियल बैरियर, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका पोटेंशियल बैरियर। तो ये क्या है, ये एक कंबाइंड सिंबल है किसका, पीएन जंक्शन डायोड का, जिसमें कि एरो हेड का शो कर रहा है नेचुरल फ्लो ऑफ, नेचुरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एंड ये जो आपका वोल्ट क्या शो कर रहा है, ये वोल्ट शो कर रहा है आपका पोटेंशियल बैरियर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब यहाँ पर इस जगह के ऊपर में हमारे पास में क्या हो गया, एक बना बनाया पैकेज इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर आ गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड बोल रहे हैं। इसको क्या करना है हमको, अब इसको हमको यूज करना है। इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो अब एक चीज है कि जब भी किसी चीज को आपको यूज करना है या फिर उसको क्या करना है, हमको एनर्जाइज करना है, उसको हमें ताकत देनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर सोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है, एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स देना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे अच्छा और अवेलेबल सोर्स है वो क्या है, आपकी एक सिंपल डीसी बैटरी। तो जो अवेलेबल सोर्स है आपके पास में एक अच्छा, वो क्या है, एक डीसी बैटरी, जिसका कि पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट्स। ठीक, अब प्रॉब्लम हमारे साथ में ये है कि ये जो डायोड है इसके पास में दो टर्मिनल है, एनोड और कैथोड। ये जो आपकी बैटरी है, इस बैटरी के पास में दो टर्मिनल है, एनोड और कैथोड। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे पहला कॉम्बिनेशन ये, अगर मैं इसके एनोड को एनोड के साथ में कनेक्ट कर दूं और इसके कैथोड को कैथोड के साथ में कनेक्ट कर दूं, तो ये पहली टाइप हो गई। इस पहली टाइप को जबकि आप क्या करते हो, दोनों के एनोड को एक साथ और दोनों के कैथोड को एक साथ कंबाइन कर देते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग, जिसमें कि आप बैटरी के एनोड को डायोड के एनोड के साथ में और बैटरी के कैथोड को डायोड के कैथोड के साथ में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी में मैं क्या करता हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी में इस बैटरी को रिवर्स कर देता हूँ। बैटरी को मैंने चेंज कर दिया, इसका कैथोड यहाँ पर आ गया और उसका एनोड यहाँ पर चला गया। तो मतलब जब आप बैटरी के कैथोड टर्मिनल को डायोड के एनोड टर्मिनल के साथ में और बैटरी के एनोड टर्मिनल को डायोड के कैथोड टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करेंगे, तो इस सेकंड केस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। ठीक है, तो आपके पास में बायसिंग करने के क्या है, दो मेथड्स हैं। एक है आपका पहला फॉरवर्ड बायस कंडीशन, दूसरा है आपका रिवर्स बायस कंडीशन। सो देयर विल बी ओनली टू मेथड्स ओनली, तीसरा कोई मेथड नहीं है, क्योंकि आपके पास टर्मिनल कितने हैं, चार ही टर्मिनल है, आप किसी और तरीके से इन दोनों को नहीं जोड़ सकते। तो आपके पास में क्या है, टू अवेलेबल टाइप्स ओनली, फर्स्ट फॉरवर्ड बायस कंडीशन, सेकंड रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो किसकी बात हो गई, बायसिंग की बात हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया आपका बायसिंग। अब हम बात करते हैं इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अभी तक हमने क्या किया, सभी कनेक्ट किया है, हमने इसके अंदर में से अभी तक क्या नहीं करा, हमने इसके अंदर में से करंट फ्लो नहीं करके देखा कि करंट फ्लो होने पे क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक केस ले लेते हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक बैटरी ली,
उस बैटरी के साथ मैंने क्या लगाया है, पोटेंशियोमीटर लगाया है। ये जो पॉट लिखा है वो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, पोटेंशियोमीटर है, जिसको वेरी करने से मैं क्या कर सकता हूँ, इस बैटरी के पोटेंशियल को वेरी कर सकता हूँ। सपोज करो इसका जो वी है वो कितना है, 10 वोल्ट्स। ये मैंने एक एग्जांपल चूज करा है 10 वोल्ट्स का। आपका जो बैटरी है उस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल है उसके अंदर। अब इस पोटेंशियोमीटर का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वेरी कर सकता हूँ फ्रॉम 0 टू 10 वोल्ट्स। मतलब जब मैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस पोजीशन पे इसको रखूंगा तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। और जब मैं इसको मिनिमम रेजिस्टेंस पोजीशन पे रखूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट। मतलब मेरे पास में टूल आ गया है जिसके थ्रू मुझे जितने पोटेंशियल की जरूरत है मैं उतना पोटेंशियल किसको दे सकता हूँ, मेरे डायोड को दे सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा इस सर्किट में क्या है, एक डायोड लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, डी। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर। मतलब मैं यहां से तो पोटेंशियल दे रहा हूं लेकिन मुझे ये देखना है कि डायोड अपने अंदर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। तो उसको मेजर करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया है और इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। जब मैं क्या कर रहा हूँ, बैटरी के पोटेंशियल को वेरी कर रहा हूँ तो मुझे ये देखना है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। उसको मेजर करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया इस मेरे के ऊपर। ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, एक ग्राफ पेपर लिया, उस ग्राफ पेपर के ऊपर में मैंने क्या किया, दो एक्सिस बना लिए। जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल या फिर जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, हमारा एक्स एक्सिस। तो हमारे एक्स एक्सिस पर क्या है, हमारे पास में वोल्टेज ले लिया मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर में, जो कहां से स्टार्ट होता है, 0 था। और एक्चुअली यहाँ पे मैंने 0.9 बनाया है, लेकिन आपका वोल्टेज कहां तक जा सकता है, 10 वोल्ट तक जा सकता है। ठीक। अब इसका जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे क्या है, इस y एक्सिस पे करंट की वैल्यू है जो कहां दिखाई देगी हमको, इस एमीटर में दिखाई देगी। वोल्ट मीटर में क्या दिखाई देगा, ये वोल्टेज दिखाई देगा। ये जो करंट है ये कहां दिखाई देगा, ये करंट दिखाई देगा आपको एमीटर के अंदर। अब मैंने क्या किया, मेरा जो ये पोटेंशियोमीटर है इसको मैंने ऑन किया और मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे डायोड को सबसे पहला पोटेंशियल प्रोवाइड करा 0.1 वोल्ट्स का। तो सबसे पहले मैं देखने की कोशिश ये करूंगा कि क्या 0.1 वोल्ट पे कोई करंट यहाँ पे फ्लो करता है। तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है यहाँ पे कि 0.1 वोल्ट पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो जो मुझे सबसे पहला पॉइंट मिलता है वो कहाँ मिलता है, 0.10 के ऊपर में। मतलब वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 वोल्ट्स, लेकिन करंट की वैल्यू कितनी है, 0। अब मैं 0.2 वोल्ट्स पे करता हूँ तो भी मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है, मुझे यहाँ पे कोई चेंज नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं 0.3 वोल्ट्स देता हूँ तब मुझे यहाँ पे क्या दिखाई देता है, हल्का सा फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। मुझे एक नया पॉइंट मिलता है जो क्या है, थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है। 0.4 पे जाता हूँ तो ये वैल्यू मुझे थोड़ी सी और ज्यादा मिलती है। 0.5 पे ये वाली वैल्यू मुझे और थोड़ी ज्यादा मिलती है। 0.6 पे ये वाली वैल्यू और ज्यादा मिलती है। लेकिन जैसे मैं कहाँ पहुंचता हूँ, 0.7 वोल्ट पे पहुंचता हूँ तो ये वैल्यू मुझको काफी हाई मिलती है और 0.8 वोल्ट पे तो मुझे उससे भी हाई मिलती है। अब अगर मैं क्या करूँ, इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करा तो मुझे दिखाई देता है कि इनिशियली जब मैं मेरे डायोड को वोल्टेज सप्लाई करता हूं तो इसमें से क्या नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर के बाद में 0.2 0.3 के बाद में मुझे दिखाई देता है कि एक हेवी अमाउंट ऑफ करंट इसमें से क्या हो जाता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे सपोज करो मैंने मान लिया यहाँ पे कितना है, 1 एम्पीयर, यहाँ कितना मान लिया, 2 एम्पीयर, यहाँ कितना मान लिया, 3 एम्पीयर, यहाँ कितना मान लिया, 4 एम्पीयर। तो आपको दिखाई देगा कि इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। स्टॉप कर दूं? नहीं, और यहाँ पे कोई भी
करंट स्टार्टिंग में इनिशियली फ्लो नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ ग्रेजुअली वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ तो मुझे दिखाई देगा कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसे मैं इस पॉइंट पे लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे कितना है 1 मिली एम्पियर, यहाँ पे कितना है 2 मिली एम्पियर, यहाँ पे कितना है 3 मिली एम्पियर और यहाँ पे कितना है 4 मिली एम्पियर। तो मैं देखता हूँ कि जैसे मेरा वोल्टेज कितने को क्रॉस करता है 0.7 वोल्ट को क्रॉस करता है तो मुझे हेवी अमाउंट का करंट दिखाई देता है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू क्या है 4 मिली एम्पियर से भी ज्यादा है। तो सबसे पहली चीज, अगर मुझे इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है तो इसका मतलब ये जो मटेरियल है डायोड का, ये कौन सा मटेरियल है, ये सिलिकॉन का मटेरियल। कौन सा मटेरियल है, सिलिकॉन का मटेरियल। अब आप पूछेंगे कि मुझे ये कैसे मालूम चला सिलिकॉन का मटेरियल है। तो जिस टाइम पे मैं आपको पोटेंशियल बैरियर पढ़ा रहा था, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो कितना होता है 0.7 वोल्ट्स। तो जो आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं डायोड के ऊपर में, जब तक उसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट्स या 0.7 वोल्ट से ज्यादा की नहीं होती तब तक उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, वो उसको हमेशा अपोज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस ग्राफ को देख के पहचान सकता हूँ कि जो मेरा डायोड है वो कौन सा डायोड है, वो सिलिकॉन का डायोड है या वो जर्मेनियम का डायोड है। तो आपको जो भी ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ किस चीज का है, ये सिलिकॉन डायोड का है। अगर मैं सेम ग्राफ के ऊपर में अगर मैं जर्मेनियम का प्लॉट करने की कोशिश करूं तो जर्मेनियम पर कैसा होगा, ठीक है। जर्मेनियम का जो डायोड है उसमें 0.3 वोल्ट्स पे ही आपको क्या मिलने लगेगा, हेवी करंट मिलने लगेगा। मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ये क्या है सिलिकॉन का डायोड था उसका ग्राफ है, और ये क्या है जर्मेनियम का डायोड था ये उसका ग्राफ है। लेकिन ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई आपकी फॉरवर्ड बायस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। जिस टाइम पे मैंने क्या किया है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के एनोड के साथ में और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के कैथोड के साथ में कनेक्ट करा है। जो आपका सेकंड केस है, तो सेकंड केस में मुझे क्या करना है, सेकंड केस में मुझे क्या करना है, बैटरी के पोटेंशियल को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। सेकंड केस में मुझे क्या करना है, बैटरी के पोटेंशियल को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। इसमें क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ये 0 to 10 वोल्ट्स का ही रहेगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लेकिन मैंने क्या किया डायरेक्शन चेंज कर दी। जब मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं तो देखता हूं कि मुझे यहां से कोई करंट मिलता ही नहीं है, या फिर एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट, और जिसकी भी वैल्यू किसमें है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वैल्यू किसमें थी, मिली एम्पियर्स में थी, और यहां पे जो वैल्यू है ये किसमें है, माइक्रो एम्पियर्स में है। मुझे कोई करंट नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में, जिस वोल्टेज का नाम क्या है, VBR, इस VBR वोल्टेज के बाद में मैं देखता हूं कि यहां पर एक हेवी अमाउंट का करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। एक्चुअली ये जो आपका VBR वोल्टेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये ग्राफ प्लॉट होता है किस किस के बीच में, इस वोल्टमीटर पे जो वोल्ट दिखाई दे रहा है आपको, इस एमीटर पे जो आपको करंट दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टाइम पे डायोड के अंदर क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, इसमें तो सीधे सीधे होना चाहिए ना, हम जब करंट दे रहे हैं वोल्टेज दे रहे हैं तो सीधे करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, इसमें कुछ और ही हो रहा है। देखने में जो चीज हमने इसके पहले कभी नहीं देखी, हम रेजिस्टेंस में से सिंपली क्या करते थे, पोटेंशियल देते थे, उसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाता था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए इसको मिलाते हैं और क्या करते हैं, दोबारा जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड था वो बनाते हैं। ये क्या है आपका पी टाइप मटेरियल है, ये क्या है आपका एन टाइप मटेरियल, ये क्या है आपकी डिप्लीशन है। आपने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी लगाई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे लगा हुआ है, पी से लगा हुआ है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किससे लगा हुआ है, एन से लगा हुआ है। मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन। इस फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा, इस फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये क्या है, इस तरफ यहां से होल्स आएंगे और एक को क्या करेंगे, इसके अंदर जो होल्स हैं उनको रिपेल करेंगे और उनको फोर्स करेंगे किस तरफ जाने के लिए, इस तरफ। ये जो आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है किससे कनेक्टेड है, एन टाइप मटेरियल से कनेक्टेड है। इसके अंदर बॉन्ड भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेंगे किस तरफ जाने के लिए, इस तरफ। मतलब there will be a, that means the charge carriers are trying to flow towards the junction। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस जगह के ऊपर में
अगर मैं केस किसका ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने सिलिकॉन का केस ले लिया, तो इस जगह पर बीच में एक पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू कितनी है 0.7 वोल्ट्स, जो क्या कर रही है, इसमें से करंट को फ्लो होने नहीं दे रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले 0.1 वोल्ट करा, तो यहाँ पे कितना है, कंपैरिजन किसके बीच में है, 0.1 एंड 0.7। क्या करंट फ्लो हो सकता है, नहीं फ्लो हो सकता, क्यों, जब तक ये अप्लाइड पोटेंशियल नियर अबाउट यानी हो जाएगा 0.7 वोल्ट नहीं हुआ, जब तक आपको इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा चार्ज कैरियर्स का, ठीक है। लेकिन ये केस कौन सा है, ये केस है सिलिकॉन। अगर आप जर्मेनियम का लेंगे तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट की जगह पर क्या आएगा, 0.3 वोल्ट आएगा। तो ये जो मूवमेंट है आपको कहाँ मिलने लगेगा, 0.7 वोल्ट की जगह पे 0.3 वोल्ट पे ही मिलने लगेगा। लेकिन अब अपन दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, कौन सी कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन। तो रिवर्स बायस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बैटरी के टर्मिनल की डायरेक्शन को चेंज करना है, ठीक है। सेम सिलिकॉन का डायोड था और इसमें मैंने क्या किया, बैटरी के टर्मिनल को मैंने रिवर्स कर दिया, मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मैंने किससे जोड़ दिया, पी टाइप से जोड़ दिया, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने किससे जोड़ दिया, एन टाइप से जोड़ दिया। अब यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम हुई। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये जो होल्स हैं ये किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की साइड पे अट्रैक्ट होंगे, और जो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे, वो होंगे बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मींस the charge carriers will try to flow away from the depletion layer, away from the junction। जबकि जो हमारा फर्स्ट केस था फॉरवर्ड बायसिंग का, उसमें जो हमारा चार्ज कैरियर था वो किस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा था, वो जंक्शन की तरफ, मींस टुवर्ड्स द जंक्शन मूव करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है, कोई करंट मिलेगा, नहीं करंट नहीं मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो मतलब ये पी टाइप मटेरियल है, इस पी टाइप मटेरियल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और ये जो एन टाइप मटेरियल है इसके अंदर कुछ होल्स भी हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको फोर्स कहाँ मिल रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ये जो और ये जो होल है इसको फोर्स कौन सी डायरेक्शन में मिल रहा है, इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है दोनों के दोनों मटेरियल, मतलब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, ये क्या करेंगे, इस जंक्शन को क्रॉस कर लेंगे। जब ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो ये, क्योंकि ये माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी तो है नहीं, तो हमें एक बहुत ही छोटे अमाउंट का करंट मिलेगा जो आपको यहाँ दिखाई देगा, और इसकी वैल्यू क्या है, नियर अबाउट कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बोल चुका हूँ कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उनका नंबर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये हो गया। अब लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा, मैं तो पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, 1 वोल्ट पहुंच गया, 2 वोल्ट पहुंच गया, 3 पे पहुंच गया, 4 पे पहुंच गया, 5 पे पहुंच गया, सपोज करो मैं कहां पहुंच गया, 10 पे पहुंच गया। जब मैं 10 वोल्ट पे पहुंचूंगा, अंदर के जो चार्ज कैरियर है इनके ऊपर में फोर्स इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि वो क्या करेंगे, ये जो बीच का बैरियर है ना, इस बैरियर को तोड़ देंगे। वो क्या करेंगे, इस बैरियर को तोड़ देंगे, या फिर देयर विल बी अ ब्रेकडाउन इनसाइड द डायोड। तो वो जो वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन ऑकर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, VBR, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये जंक्शन का जो फॉर्मेशन था किसके अंदर में, डायोड के अंदर में, ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और इसमें से हैवी, मतलब देखो बीच में कोई रुकावट तो है ही नहीं, तो सारे के सारे चार्ज के लिए पूरे में फ्लो करना चालू कर देंगे। मतलब जो आपके होल्स हैं वो कहां जाएंगे, इस डायरेक्शन में, ये कौन है, होल्स, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं किस डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन, और एक हेवी अमाउंट ऑफ करंट यहां पे फ्लो होगा, जिसकी वैल्यू किसमें होगी, एम्पियर्स, जिसकी वैल्यू किसमें होगी, एम्पियर्स। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल नहीं है का मतलब, जब मैं इस कंडीशन के आने के बाद में इस बैटरी को यहां से हटाऊंगा, मैं स्विच को बंद करूंगा, तो ये पीएन जंक्शन दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि पीएन जंक्शन क्या हो चुका है, टूट चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है, हमारा डायोड क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो आप जब भी कभी इस कंडीशन पे पहुंचेंगे तो आपको जली हुई बदबू सुना, मतलब आपको सूंघने को मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा किसी चीज में आग लग गई है, ठीक है। हो सकता है आग दिखाई नहीं दे आपको, लेकिन वहां पे क्या होगा, आपको स्मेल आएगी कि कोई चीज जल रही है। तो आपका डायोड क्या हो चुका है, परमानेंटली डैमेज हो चुका है, डायोड अब कभी दोबारा काम
नहीं करेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में हमेशा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसके अंदर ही रहना है, हमें उससे ज्यादा पोटेंशियल कभी उसके ऊपर में अप्लाई नहीं करना है, ये एक सावधानी है। तो इसी के साथ में क्या हो गया आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, और क्या है जो आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन और जो आपका रिवर्स बायस कंडीशन है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाता है इसके साथ में यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आपके पास बचती है एक लास्ट चीज, जो आपका लास्ट टॉपिक है, आपका लास्ट टॉपिक क्या है, करंट इक्वेशन। ठीक है, तो एक्चुअली हम मेरे को ये बताओ जनरली जो हमारा करंट है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट या फिर वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको लीनियर कंडीशन दिखाई दे रही है। लीनियर कंडीशन का मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो उसके साथ में क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। लेकिन हमने देखा हमारे ग्राफ में, अच्छा इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो वो कैसा बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए V है, यहाँ पे I है, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, इस टाइप से। मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है, मेरा ग्राफ नहीं चला जा रहा है। लेकिन क्या डायोड का ग्राफ ऐसा था, नहीं। तो डायोड का ग्राफ फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो चाहे रिवर्स बायस कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशंस में अलग था। तो इसका मतलब ये इक्वेशन वहां पे काम में नहीं आएगी। तो जो डायोड की इक्वेशन है, उस डायोड की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉकलेस इक्वेशन। शॉकलेस इक्वेशन बोलते हैं डायोड की कंडीशन को। तो डायोड की इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉकलेस इक्वेशन। तो शॉकले साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, इस कैरेक्टरिस्टिक को देख के एक इक्वेशन डिजाइन करी जो कि क्या करे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा पूरा जस्टिफाई कर सके। उसकी वैल्यू क्या है, ID मतलब D मतलब डायोड, डायोड में से फ्लो होने वाला करंट इज इक्वल टू IS। ये IS क्या है मैं बताऊंगा आपको, IS मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर VD। ये VD क्या है, डायोड में जो आपने पोटेंशियल अप्लाई करा है। E का क्या है, eta is the intrinsic property of the material। eta क्या है, intrinsic property of the material। अगर सिलिकॉन का है तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, और अगर जर्मेनियम का है तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है 3। VT क्या है, VT है आपका वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेंपरेचर। ठीक है, VT क्या है, तो इसमें क्या है, VD क्या है आपका डायोड वोल्टेज, eta क्या है आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। मतलब सिलिकॉन के लिए वैल्यू कुछ और होगी, जर्मेनियम के लिए वैल्यू कुछ और होगी। VD क्या है आपका वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेंपरेचर। मतलब अगर मैं वोल्टेज में टेंपरेचर में चेंज लेके आता हूं, सपोज करो पहले 20 डिग्री टेंपरेचर था, मैंने उसको 21 कर दिया या फिर 25 कर दिया, तो क्या वोल्टेज में कुछ वेरिएशन आ रहा है, ये क्यों हमें देखना पड़ेगा, ये हमें इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो मटेरियल कौन सा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टेम्परेचर होने के चेंज होने के साथ में आपके जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसकी जो अंदर के जो मटेरियल है, मतलब जो एटम्स हैं, उनका क्या हो जाता है, मूवमेंट चेंज हो जाता है, फिर हम क्या बोलते हैं, उनका मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है किसके साथ में, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो मूवमेंट कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मूवमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है आपकी करंट इक्वेशन ऑफ डायोड, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, शॉकलेस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में बेटा आपका जो सबसे पहला टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड, ये यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे प्लीज कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें और मुझसे वो डाउट पूछें। जो आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन की क्लास होगी उसमें ये डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।